हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड रूटेक क्लास। लास्ट यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केटिंग के बारे में। ओके, इस यूनिट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 12 और हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट यूनिट में हम लोगों ने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था। तो मार्केटिंग में हम लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करता है, स्ट्रैटेजीज अपनाता है, ओके, टेक्निक्स को यूज़ करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाए और वो कस्टमर उसे परचेस करे और कंज्यूम करे। तो मेन कारण था कि उसे प्रॉफिट कमाना था। तो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन से उसने प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई किया, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, सारा प्रोसीजर उसने किया और पीछे जो एक इंटेंशन वो हमेशा से रहा कि उसे प्रॉफिट कमाना है। ओके, तो वो प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करवाएगा। अब केवल मार्केट में वही व्यक्ति तो है नहीं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, या वही तो केवल अकेला मैन्युफैक्चरर है नहीं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब उन सारे मैन्युफैक्चरर से उसे फाइट करना है, वो सारे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, तो उससे ज़्यादा वो तभी आगे निकल पाएगा जब वो अपने प्रोडक्ट को रीच करवा पाएगा सही समय पर, सही प्लेस पर, और मैक्सिमम कस्टमर उसे कंज्यूम कर पाए। तो जितना स्ट्रैटेजी वो अपनाता है केवल और केवल गुड्स को सेल करने में। अब यहाँ कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है बिटवीन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, नंबर ऑफ सेलर्स। जितने भी सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं या मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बस सेल करना चाहते हैं। वो कभी कभी ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसके कुछ राइट्स हैं, हमारे ऊपर कुछ कस्टमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो पूरी करनी होती है। लेकिन केवल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो इन सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं। अब कस्टमर जब मार्केट में रीच करता है और वो नंबर ऑफ ब्रांड्स को देखता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को देखता है, नंबर ऑफ सेलर से जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, या अगर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज भी किया तो हो सकता है वो प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट हो, डिफेक्टिव हो, ओके, अडल्ट्रेशन किया यानी मिलावट किया गया हो उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कस्टमर क्या होता है, फेस करता है। अब कस्टमर अगर उन सारी चीज़ों को फेस कर रहा है तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं, उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि नहीं, उसको ग्रीवेंसेस मिलना चाहिए कि नहीं। सो द आंसर इज़ यस, मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो इस चैप्टर में हम उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम ही है कस्टमर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है किनसे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जो सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा चलाई जाती हैं या अपनाया जाता है और उसके तहत वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, इस चैप्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, स्टूडेंट्स इससे क्या समझेंगे। ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ओके, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किस चीज़ से? फॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ओके, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया है या किया जाता है किनके द्वारा? बाय द अनफेयर टैक्टिक्स ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स। ओके, मैंने बताया आपको जो अनफेयर टैक्टिक्स है या जो स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा अपनाई जाती है और सेलर के द्वारा अपनाई जाती हैं, मेन कारण ये होता है कि मैक्सिमम गुड्स को सेल आउट करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल आउट करना है।
जब केवल ये इंटेंशन रहेगा कि हमने एज अ मैन्युफैक्चरर और सेलर हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, तो हम उन सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं जो एक सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर के राइट्स हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं हम लोग, भूलते चले जाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अवेयर करवाता है और कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है ना। जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो वो अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। वो उनमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हैज़ अ वाइड एजेंडा, एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ओके, इस एजेंडा में क्या क्या बातें रखा गया है कि कैसे हम कस्टमर को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ग्रीवेंसेस प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे अपने राइट्स के बारे में जान पाएगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर कस्टमर के राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, उन्हें बताया गया है। एट द सेम टाइम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है ना। डिस्कशन इस बात की कि कस्टमर को अगर राइट्स प्रोवाइड किया गया है तो वो उन राइट्स को कैसे यूज़ करेगा और उसका भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी अवेयर होना पड़ेगा। वो केवल दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानेगा या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं जानेगा तो वो केवल मैन्युफैक्चरर और सेलर पे ब्लेम नहीं कर सकता। सो अनफेयर टैक्टिक्स ऑफ प्रोड्यूसर और सेलर, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डेफिनेशन है। एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, exploitative and unfair trade practices such as defective and dangerous atoms, वैसे एटम जो खराब हो चुके हैं या वैसे एटम अगर कस्टमर ने या कंज्यूमर ने उन्हें यूज़ किया तो उन्हें हार्म हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है जो आगे चल कर के उन्हें और क्रिटिकल सिचुएशन में ला सकता है। कैसे? जब वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उनके हेल्थ पर असर पड़ेगा। ओके, अगर हेल्थ पर असर पड़ेगा तो वो लंबे समय के लिए प्रॉब्लम फेस करेंगे। डेंजरस आइटम अगर उन्होंने यूज़ किया और वो उससे अवेयर नहीं होंगे या अवेयर नहीं किया जाएगा सेलर के द्वारा तो उनकी लाइफ को भी हार्म हो सकता है। तो ये जो लॉस होगा वो कौन कंपनसेट करेगा? कस्टमर जो है वो किसके पास जाएगा, कंज्यूमर जो है वो किसके पास जाएगा और अपने लॉस को कंपनसेट करेगा? अडल्ट्रेशन, मिलावट। अडल्ट्रेशन, मिलावट में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अब अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हर प्रोडक्ट का सेम क्वालिटी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, यानी 19-20 आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। जब मिलावट हो रहा है तो कस्टमर उसको कैसे जज कर पाएगा? कस्टमर को तो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया जा रहा है, कस्टमर टेलीविज़न में देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन वो उसे टच नहीं कर रहा है, तो वो क्वालिटी को कैसे जज कर पाएगा? है ना। वो जज कब कर पाएगा? जब वो उसे कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करने से पहले उसे क्या करना होगा? परचेस करना पड़ेगा। तो वो अपना पैसा उसमें खर्च कर चुकेगा। तो जब देखते हैं हम कि एडवर्टीजमेंट में किसी भी प्रोडक्ट को बताया जाता है या उससे अवेयर करवाया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो कस्टमर केवल देख रहा होगा, है ना। कस्टमर केवल देखता है कि वो प्रोडक्ट है, उसका ये फीचर है, उसकी ये क्वालिटी है, उससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। वो एक्यूरेसी के साथ तभी बता पाएगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इन्फीरियर है या सुपीरियर है, वो तब बता पाएगा जब वो उसे कंज्यूम करेगा। सो दैट अडल्ट्रेशन यानी मिलावटें जो बहुत सारे सेलर्स के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किया जाता है, अगर कस्टमर ने उसे यूज़ कर लिया तो कस्टमर के साथ तो धोखा हो गया, तो कस्टमर फिर किसके पास जाएगा? नेक्स्ट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत तरीके से एडवर्टाइज करना। प्रोडक्ट का क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी का है और उसे ऐसा बताया जाता है कि सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे इसके फीचर्स है, बहुत एडवांस्ड बेनिफिट्स कस्टमर को मिलेंगे, तो ये मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टीजमेंट में जाएगा।
ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, है ना। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरर्स डे बाय डे इंक्रीज होते चले जाएंगे और मार्केट का, हम अगर एक ही मार्केट की बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा मार्केट है, ओके। अब यहाँ पर मान लेते हैं 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब अगर 15 मैन्युफैक्चरर्स इस पर्टिकुलर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा। हर कोई ये चाहेगा कि इस टारगेट मार्केट से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूं। अब इस 15 मैन्युफैक्चरर्स में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होंगे जो लो क्वालिटी प्रेफर कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऐसे होंगे जो हाई क्वालिटी प्रेफर कर रहे होंगे, जिनका इंटेंशन होगा कि मुझे एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना है अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पर दोनों तरीके के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब 15 के 15 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और अपने कस्टमर्स को अवेयर करवाएंगे। अब उन सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मिल करके अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे, यानी सेपरेटली करेंगे और एक ही प्रोडक्ट के बारे में करेंगे, तो हमारा जो कस्टमर है क्या वो जज कर पाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के एडवांटेज या बेनिफिट्स के बारे में? तो वो जो है एक्यूरेसी के साथ नहीं जान पाएगा। अब इसमें अगर जो लो क्वालिटी के मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी का बता दिया है और प्राइस जो है वो वही ले रहे हैं जो हाई क्वालिटी के प्रोड्यूसर ले रहे हैं, या वो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटर क्वालिटी का। अब कस्टमर कंफ्यूज हो करके उसने वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया जो लो क्वालिटी का है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया गया था वो एडवर्टीजमेंट बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा था। कस्टमर ने देखा कि अच्छा इसने इतने अच्छे से एडवर्टाइज किया है तो इसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर से या सेलर से बचाना है। ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपोज कंज्यूमर टू डेंजर। तो इन सारी चीज़ों की बात अगर हम करें तो इससे नुकसान किसका होता है? तो वो कस्टमर का होता है। और वो कंज्यूमर को किस ओर ले जाता है? तो वो डेंजर की ओर ले जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं किसी एक प्रोडक्ट का तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1 साल के लिए होगा, तो 1 ईयर के लिए अगर उसका एक्सपायरी डेट है जब से बना और जब उसे यूज़ करना है, तो एक्सपायरी डेट उसको कितना दिया गया? तो 1 साल के बाद का दिया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट का जो टाइम का पीरियड है वो 1 साल का है। अब जब 1 साल बीत गया फिर उसे मार्केट में रखा गया है, कस्टमर को सेल किया जा रहा है। कस्टमर उसे, अगर कस्टमर अवेयर नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, वो उतना एजुकेशन उसके पास नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में जान पाए या प्रोडक्ट को लेने से पहले वो उसे देख ले, तो कस्टमर को क्या होगा? हेल्थ इश्यू हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है ना, लाइफ को हार्म हो सकता है, लॉसेज उसे बेयर करने पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचाएगा कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है और उसके तहत जो है हम कस्टमर को सेव कर सकते हैं या सेफ जोन में रख सकते हैं, है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एजेंडा था वो कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया था ना। कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? अब मार्केट में कंज्यूमर जो है वो बहुत तरीके के हैं। एक कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कंज्यूमर जो है वो कम पढ़ा लिखा है, और एक जो है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट को बनाया गया है तो इन सारे कस्टमर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है।
ओके, मैन्युफैक्चरर जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो देखता है कि इस मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं उसे वो प्रोडक्ट सेल आउट करना है। तो मार्केट में हाई क्वालिटी यानी जो अच्छे ज़्यादा इनकम वाले कस्टमर है या पढ़े लिखे वो भी अवेलेबल हैं, एवरेज इनकम वाले भी कंज्यूमर अवेलेबल है, लो इनकम वाले भी कंज्यूमर अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे भी हैं और इलिटरेट भी कंज्यूमर अवेलेबल हैं। तो इलिटरेट कंज्यूमर को कैसे हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम कैसे उन्हें अवेयर कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कैसे बता सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, उसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा, उसका कुछ नीड होगा, कुछ डिमांड होगा। दैट्स वाई अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ देखते हैं तो क्यों देखते हैं या वो क्यों अवेलेबल है, वो अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि उस चीज़ का डिमांड किया गया है मार्केट में, कस्टमर के साइड से डिमांड किया गया है, तभी कोई मैन्युफैक्चरर जो है उस प्रोडक्ट को बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड नहीं है और हम अगर उसे सप्लाई करते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली और फिर मैन्युफैक्चरर उसे एक्सपेक्ट करे कि हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये पॉसिबल तो होगा नहीं क्योंकि उस चीज़ का तो डिमांड किया गया नहीं है और कंज्यूमर उसे चाहता भी नहीं है, सो डैट मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको बनाया गया है तो दोनों के लिए बनाया गया है। केवल कस्टमर्स की अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर के लिए ज़्यादा फोकस किया गया, एट द सेम टाइम हम सेलर्स को भी ध्यान में रखते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर, ओके। इस मार्केट में अगर ज़्यादा हमें कस्टमर मिलेंगे तो मैक्सिमम कस्टमर ऐसे होंगे जो अवेयर नहीं हैं, जो जागरूक नहीं हैं, किसके बारे में, ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स, ओके। उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा कौन कौन से राइट्स मिले हैं, ओके, और रिलीफ मिला है, तो ये कैसे वो जान पाएंगे, जब उन्हें बताया जाएगा, जब वो खुद जानने का प्रयास करेंगे, ओके। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंस में हम लोगों ने देखा कि कस्टमर जो है वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता, वो अवेयर नहीं है अपने रिलीफ्स के रिगार्डिंग, ग्रीवेंसेस जो उसे प्रोवाइड किया गया है, सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, देयर रिलीफ्स, ग्रीवेंसेस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया गया है, ओके। अवेलेबल टू देम जो उन्हें अवेलेबल करवाया गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड, ओके। जब कस्टमर जो है एक्सप्लॉइटेड किया जाता है उसका या एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो आफ्टर एक्सप्लॉइटेशंस वो कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा, वो कौन से राइट्स को यूज करेगा, ओके। सो डैट वो उसे बताना पड़ेगा, उसे अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड। अब हम बात किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसका ये ज़रूरत था कि कस्टमर को जब एक्सप्लॉइट किया जाएगा या जब उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा तो एक्सप्लॉइटेशन के बाद वो किसके पास जाएगा, कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसा लॉ है जो कस्टमर को रिलीफ प्रोवाइड करे,
ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ज़रूरत इसीलिए पड़ा, इज़ नीडेड। ओके, उसका ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि कस्टमर को हम एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाए। तो ये जो लॉ है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताएगा, रिलीफ्स के बारे में बताएगा जो इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ कस्टमर को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। जब वो एक्टिव होगा, पार्टिसिपेट करेगा, अपने राइट्स के बारे में जान पाएगा, उन रिलीफ्स के बारे में उसको पता होगा, तभी तो वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। ओके, जब वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा तभी वो अपने लिए स्टैंड ले पाएगा। हम बात करते हैं कि हर कस्टमर को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो कस्टमर कैसे स्टैंड लेगा जब तक उसे अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होगा। ओके, लॉ तो गवर्नमेंट ने बना दिया है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया लॉ को बना करके। अब उस लॉ को कैसे हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से मीन्स कि वो अगर हमारे फेवर में, कंज्यूमर के फेवर में अगर कोई लॉ बनाया गया है तो कस्टमर उसके साथ कैसे अपने आप को सेव करवा सकता है एक्सप्लॉयटेशन के बाद, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। पहले तो हमने देखा कि वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। आप अगर अभी भी इंडिया में विलेज में विजिट करोगे तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मैक्सिमम विलेजर्स जो हैं या पीपल जो हैं वो स्टिल वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है। आप उन्हें बोलोगे कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है तो वो बोलेंगे नहीं, हमें तो ये चीज़ नहीं पता है, हम तो बस जाते हैं मैन्युफैक्चरर से या सेलर से बस एक प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं। ना हमें उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से कोई मतलब है, ना हमें एक्सपायरी डेट से कोई मतलब है, इवन कि हम उसे देखते भी नहीं हैं। ये बहुत सारे कस्टमर्स आज के टाइम पर अवेलेबल हैं कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी नहीं पता। ओके, तो वो क्यों नहीं पता, क्योंकि वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते हैं या खुद अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर नहीं डिक्लेयर करते हैं या अपने स्टैंड नहीं लेते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर इन इंडिया, कंज्यूमर आर स्टिल अनऑर्गेनाइज। इंडिया की बात करते हैं अगर हम, तो इंडिया में आज भी जो कंज्यूमर हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। सिस्टमैटिक वे में वो काम नहीं करते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, या कुछ कस्टमर कहीं और है, अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या वो देखते हैं कि दूसरों के साथ सेलर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, तो वो उनके लिए भी स्टैंड नहीं लेते हैं, या अगर वो जानते भी हैं तो वो उन्हें अवेयर नहीं करवाते हैं। ओके, तो अवेयर नहीं करवाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और जो कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी कमी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कंज्यूमर को कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बताया जाएगा। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, एक कंपाउंड है, कैंपस है, जहाँ पर अगर हम इंटर करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ सिस्टमैटिक वे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट ने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है तो एडमिशन लेने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। क्लास 1 में उसमें एडमिशन लिया तो वो क्लास 1 का जो सिलेबस होगा वो उसे पढ़ाया जाएगा। आफ्टर दैट 2, 3 इसी तरीके से वो क्लास 10 तक रीच करेगा। तो जैसे जैसे वो क्लासेस पास आउट करता चला जाएगा, अगला क्लास में जाएगा, उसे उसी क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता है। तब वो स्टूडेंट क्लास 10th में आता है तो उसका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ इसने 10th में 95% मार्क्स स्कोर किया। तो वो जो एजुकेशन है वो इस सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करवाया गया, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 5, इसी तरीके से क्लास 10 तक वो रीच करके उसने एक नॉलेज गेन किया।
इसी तरीके से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया है कंज्यूमर को अवेयर करवाने के लिए। लेकिन हम पहले की बात करते हैं, लॉ बनने से पहले बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, कंज्यूमर को अवेयर नहीं करवाया जा रहा था, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसी कारण हम लोग देख रहे थे कि कंज्यूमर जो है वो बेचारा उतना ज़्यादा पे कर दे रहा है, और अगर उसे लॉस भी हो रहा है तो कोई ऐसा कानून नहीं है या लॉ नहीं है जो कंज्यूमर को सेव कर सके, सेफ गार्ड कर सके, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। एंड दस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट हुआ है या उसका नीड है। इस नीड को फुलफिल करेगा कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को वो क्या करेगा? सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलेगा, वो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो बताएगा कंज्यूमर को कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 3, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड ऑन लार्ज स्केल बाय मीन्स ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ बाय मीन्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज किया गया। एक ट्रेड प्रैक्टिस होता है जिसको हम या मैन्युफैक्चरर उसे यूज करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा पाए। ओके, तो ये सही तरीका है कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाएगा थ्रू, या उन्हें अवेयर करवाएगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों के तहत वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा सकता है या उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये सही तरीका है। लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, इसी में अगर इंफीरियर प्रोडक्ट को अगर हम सुपीरियर प्रोडक्ट बना करके पेश करते हैं या कंज्यूमर को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने कस्टमर को गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो चीज़ या वो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं या पास आउट कर रहे हैं जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कंटेन नहीं करता है ना। प्रोडक्ट वो एक्चुअल में वो कंटेन नहीं करता, फिर भी हम उसे कस्टमर को उसके बारे में बता रहे हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। और यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया ताकि हम कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से सेफ गार्ड कर सके, बचा सके। ओके, तो कंज्यूमर तो बहुत लार्ज स्केल पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। किस कारण हुआ? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण हुआ। क्यों हुआ? या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मैन्युफैक्चरर ने क्यों अपनाया? मैंने आपको बताया कि अगर ये टारगेट मार्केट है और इस टारगेट मार्केट में 15 मैन्युफैक्चरर हैं या सेलर्स हैं। ओके, अब इनमें जो जितने भी सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी का तो होगा नहीं, वो सेम रॉ मटेरियल तो यूज नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल भी थोड़ा सा डिफर होगा, क्वालिटी भी थोड़ा सा डिफर होगा। ओके, अब इंफीरियर प्रोडक्ट को अगर सुपीरियर प्रोडक्ट के साथ सेल आउट किया जाए या उसको एडवर्टाइज किया जाए तो कस्टमर देख रहा है, केवल वो देखने के बाद ही प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या कंज्यूम करेगा। वो उसने देखा कि एडवर्टीजमेंट में दोनों ही प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा बताया जा रहा है, बहुत अच्छे से उसको पेश किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो एक अच्छा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अगर उसने एडवर्टीजमेंट कम कर दिया और जो लो प्रोडक्ट है या लो प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं अगर उसने बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर दिया तो कस्टमर उस ओर आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि अगर इसने एडवर्टीजमेंट इतना अच्छा किया है या एडवर्टीजमेंट पे इसने इतना खर्च किया है तो इसका गुड भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो ये जज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है।
या सिलेक्शन करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब कस्टमर लैक ऑफ नॉलेज या अनअवेयर के कारण वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जाना, रिलीफ्स के बारे में नहीं जाना, फिर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया, दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी। कस्टमर जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ओके, स्टिल दो इंडिया में है लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी कस्टमर देखो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब कंज्यूमर को कौन सा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो कंज्यूमर को कंज्यूमर के प्रोडक्ट राइट्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, रिलीफ्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, वाइड स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट 1 को केवल डिस्कस किया है, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोगों ने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को तो देख लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके।